क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है इमरजेंसी, आप संविधान के तहत लगा सकते हैं। और कब लगी और कब हटी उसकी भी तारीख तय थी, अब का तो पता ही नहीं है कब हटेगी ये इमरजेंसी। इस पर और ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका कोई बात ही नहीं है कि नेहरू के परिवार के लोग मुसलमान थे। ये एड होमिनेम फैलेसी कहलाती। उस आदमी के अगर विचारों को जवाब नहीं दे सकते हैं या उस विचारों पे बात नहीं करते तो उसके ऊपर आरोप लगा। क्यों जरूरी है नौजवानों को जानना नेहरू के बारे में? क्योंकि आज जो संकट है, जितना भी संकट है, जो बेरोजगारी का संकट है, जो बड़े पैमाने पर आईआईटी वाले बैठे हुए हैं उनको पैकेज नहीं मिल रहा है, तो इस संकट का जो हल जानने के लिए कि नेहरू ने संकट बहुत ज़बरदस्त था, आज़ादी के बाद कितना ज़बरदस्त संकट है, कोई उद्योग नहीं है, कृषि बहुत पिछड़ी हुई है, तो ऐसे में बेरोजगारी का समाधान नेहरू ने कैसे किया? अगर ये नौजवानों को पता चल जाए तो नौजवानों का जो व्यू है वो बदल जाएगा। इंस्पेक्टर राज आप देखिए कि हमारे नौजवानों को कहाँ पता है कि कहाँ भाई बहुत ख़राब बात है इंडस्ट्री में। आज उन नौजवानों से ज़रा मालूम कीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना इंस्पेक्शन है, वो निकल नहीं सकते वहाँ से, जो है पूरी तलाशी होती है। यानी मालिकों का जो इंस्पेक्शन है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ। और सरकार जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रही थी उसको इंस्पेक्टर राज कह दिया। एक चीज और है कि कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि इस दौर में अंबानी, अडानी और जिंदल इस तरह के बड़े उद्योगपति हुए हैं तो हम मेहनत करेंगे तो हम भी वो बन जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि वो करप्शन से पैदा हुए थे, कि किस तरह कैसे अपनी सारी सरकारी नीतियों को इस्तेमाल करके वो बने थे। जब एक मजदूर ये कहता है कि हम अपने बच्चे को लोरी सुनाते हैं और उसका ध्यान भटकाते हैं कि अपनी भूख की तरफ उसका ध्यान ना जाए, वो भूखा सो पाए, मजदूर का बच्चा, जबकि मजदूर दिन भर मेहनत भी करके आया है और उसको पूंजीपति इतना नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में नेहरूवियन वेलफेयर नेशन स्टेट को दफन करना है कि रिवाइव करना है? बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को समय देने के लिए। बहुत देर से आपसे बातचीत चल रही थी, कई महीने हो गए, लेकिन हमारा संजोग बन नहीं रहा था साथ बैठ के बात रिकॉर्ड करने का। सही कह रहे हैं, मैं बिजी था, व्यस्त था। आप बहुत शानदार लेख लिखते हैं और हम पढ़ते हैं और उससे हमारा बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन ये जो नई दुनिया के दृश्य श्रव्य माध्यम हैं, ऑडियो विजुअल, उन पर भी आपको उतनी ही वक्त देना चाहिए और आपका योगदान बहुत अहम रहेगा इसमें। मैं कोशिश करता हूँ। जी, अच्छा, नेहरू पर आज बातचीत कर रहे हैं और आज के युवा से अगर आप बात कीजिए कि नेहरू कौन थे, तो नेहरू उसके लिए एक ऐसे फिगर हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जो बहुत डिबॉचरी में मुब्तला थे, महिलाओं के साथ हिस्ट्री में देखे गए हैं और जिन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज़ को भारत के ऊपर थोप दिया जिससे भारत की तरक्की नहीं हुई। तो एक ऐसा युवा जिसके पिता को नेहरूवियन पॉलिसीज़ का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है, जिसकी वजह से आज की पीढ़ी अमेरिका जा कर के बस गई आईआईटी करके, और डॉक्टर्स अमेरिका और इंग्लैंड और सब जगह जाके बस गए। तो नेहरू से फ़ायदा उठाने वालों के बच्चे इस समय नेहरू को एक बहुत गैर ज़रूरी या नफ़रत करने लायक फ़िगर के तौर पे देखते हैं। तो मेरा सवाल शुरुआत में यही रहेगा, क्या नेहरू ने इंडिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन किया एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, या उन्होंने वो मजबूत बुनियाद दी जिसके बिना पर हम आज ये 70 साल से ज़्यादा हमने इज्जत से और कहना चाहिए आत्मनिर्भरता से खींच लिए? आगे आने वाला जो दौर है वो तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये जो नौजवान है, इन नौजवानों को सूचना कहाँ से आई है? नौजवानों को सूचना दो तरह से है, या तो जो व्हाट्सएप पे मौजूद है, यानी जो भी ज्ञान व्हाट्सएप पे मौजूद है, या जो जिस समाज के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर जहाँ शिक्षा हासिल कर रहा है वहाँ पर से उसे मिला है, अपने दोस्तों में मिला है या किसी ऐसे उसमें मिला। तो ये सूचना उन तक कैसे पहुँची? जो नेहरू के विरोधी रहे हैं, उन विरोधियों ने इस विचार को सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है, प्रिंट मीडिया में भी है लगातार। क्यों ज़रूरी है नौजवानों को जानना नेहरू के बारे में? क्योंकि आज जो संकट है, जितना भी संकट है, जो बेरोजगारी का संकट है, जो बड़े पैमाने पर आईआईटी वाले बैठे हुए हैं उनको पैकेज नहीं मिल रहा है, तो इस संकट का जो हल जानने के लिए कि नेहरू ने संकट बहुत ज़बरदस्त था,
आज़ादी के बाद कितना ज़बरदस्त संकट है, कोई उद्योग नहीं है, कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। तो ऐसे में बेरोजगारी का समाधान नेहरू ने कैसे किया, अगर ये नौजवानों को पता चल जाए तो नौजवानों का जो व्यू है वो बदल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सूचना जो उन तक पहुंच रही है वो सूचना सही नहीं है। आप बताइए, नेहरू की का जो योगदान है भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर जो विकास हुआ है उसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने पे हमारी इंडस्ट्री बहुत पिछड़ी हुई थी नहीं, समझ लो ना के बराबर थी। कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी, हमारे पास सीमेंट नहीं था, बहुत कम पैदा हो रहा था, बिजली नहीं थी। तो ऐसी हालत में नेहरू ने, और नेहरू किस संकट से गुजर रहे थे, मतलब मैं नौजवानों को ये बताना चाहूँगा, नौजवानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देश आज़ादी के टाइम किस किस संकट से गुजर रहा था। आप देखिए बंटवारा हुआ था, वो सारे लोग जो वहाँ से शरणार्थी आए थे उनको बसाना था। सांप्रदायिक तनाव था बहुत ज़बरदस्त। कश्मीर की समस्या है, उसी टाइम 48 के अंदर हमला है, पाकिस्तान का हमला है, नेहरू वहाँ से निपट रहे हैं। और उसी टाइम जो है हमारा तेलंगाना मूवमेंट है, किसानों से वहाँ निपट रहे हैं। गांधी की हत्या हो गई 48 में, वो उससे निपट रहे हैं। और भूख का आलम है, हमारे यहाँ अनाज जो है लोगों को जो खाने के लिए वो अनाज नहीं है, नेहरू को वो देखना है। तो इतनी ज़बरदस्त समस्या, उस समस्या के बीच नेहरू इस चुनौती को हल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके विषय अच्छे लगते हैं, तो हमें अपना फीडबैक दें और साथ ही साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी तरीक़े हैं हमें मजबूत करने के, वो भी कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से प्रदेशों में भाषा को लेकर के एक उद्वेलित हो गए थे, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, उससे पहले की जो पृष्ठभूमि है, बिल्कुल सही कहा आपने, भाषा का जो फेडरलिज्म का ही सवाल खड़े हो गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जो है नेहरू के सामने है। और नेहरू को ऐसे में परेशान करने वाले बहुत हैं। नेहरू से सब यही चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या चाह रहे हैं, हर एक का अलग अलग है। कम्युनिस्ट चाह रहे हैं कि भाई नेहरू जो है ये आज़ादी अधूरी है, ये आज़ादी असली नहीं है अभी भी, तो हमें तो बिल्कुल परिवर्तन वो चाहिए एकदम जैसे सोवियत संघ में हुआ है, यानी सोशलिस्ट और तरह का चाह रहे हैं। जेपी अलग तरह के उसमें लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे इसमें नेहरू निकाल के लाए, और उनकी कैबिनेट के अंदर वो लोग हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं है। तो नेहरू का जो है बहुत चैलेंज है, और उस चैलेंज को कैसे उन्होंने, ये जानना जो है नौजवानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपको ये इतनी बड़ी वो बात है कि कहीं पर भी आपको ये साहित्य में या कहीं इतिहास में नेहरू के बारे में ये चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं, हटा दी हैं। हाँ, नेहरू के बारे में आपको मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा। नेहरू की आलोचना तो मिलेगी, अब हमारे नौजवानों को आलोचना मिलती है। आलोचना क्या मिलती है कि उनकी वो इस तरह के हैं, सिगरेट पीते हुए फोटो जो है वो आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका कोई बात ही नहीं है कि नेहरू के परिवार के लोग मुसलमान थे। हाँ, ये तो गजब है। हाँ, नेहरू के परिवार के लोग मुसलमान थे, और उनका जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनकी पत्नी से संबंध, मतलब ऐसी ऐसी बातें। ये क्या होता है, ये इसलिए नौजवानों के लिए बता, ये एड होमिनेम फैलेसी कहलाती है। उस आदमी के अगर विचारों को जवाब नहीं दे सकते हैं या उस विचारों पे बात नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आरोप लगा दो। तो मैं ये देखता हूँ कि जितना भी वो है उसमें वो सारे आरोप जो है वो यही है नेहरू की, कि नेहरू के जो असली विचार हैं उन विचारों से हट जाए। कि मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि किस तरह से नेहरू उस ज़माने में उन्होंने किया, और नेहरू का आपको इससे पहले का भी आपको देखना पड़ेगा। एक तो आज़ादी के बाद है, एक आज़ादी के पहले की बातें अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि भारत में इस समय आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ख़त्म हो गया। नेहरू के जो उन्होंने रत्न बनाए थे, 9 रत्न बनाए थे, और
उस तरह की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई थी, जो वो चाहते तो ये सारा का सारा खुली फील्ड उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी, सरकार सीधे ये तय करेगी कि जो क्रूशल सेक्टर्स हैं उसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। तो ये जो पूरे समझ थी, क्या इसने भारत को मतलब पीछे रखा? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, तो एक आत्मनिर्भर जो है भारत बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो बिजली चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, यातायात चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इन सब का जब ये सब चीज़ें होंगी तब नीचे छोटी इंडस्ट्री आप लगाएंगे, मान लीजिए स्मॉल स्केल ही लगाएं, यानी कुटीर उद्योग जाए, उसको सामान चाहिए, वो सामान है ही नहीं। तो आपका ढांचा जो है, जो छोटी छोटी फैक्ट्री लगाने का प्लान है, एक पूरा औद्योगिक ढांचा बनाने का नेहरू का प्लान है, वो जब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसके लिए आधारभूत उद्योग नहीं लगाए जाएंगे। तो नेहरू ने शुरू के अंदर वो जो लगाया है, लोहे की स्टील मिलें लगाई हैं, भाखड़ा नंगल बांध बनाए, क्योंकि हमें बिजली चाहिए सबसे ज़्यादा, है नी, सीमेंट की वो चाहिए हमें उसके लिए इंजीनियर चाहिए। तो आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया नेहरू ने, ताकि एक जो है एक बुनियाद बन जाए, जिस बुनियाद के ऊपर हमारा जो औद्योगिक ढांचा खड़ा हो। अब क्या है, जब ये नेहरू ये सब कर रहे थे तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि कोटा परमिट राज, इंस्पेक्टर राज। इसको समझिए आप कि हमें सीमेंट जो है बांध के लिए चाहिए, भाखड़ा नंगल बांध के लिए चाहिए, और बड़े बड़े बांध के लिए चाहिए, हैं। अब सीमेंट किसी सेठ की कोठी के लिए नेहरू कैसे दे देंगे? तो कोटा, आप सेठ की कोठी के लिए भी सीमेंट हम देंगे, लेकिन आपके लिए इतनी बोरी जो है हम देंगे, आप उसमें दीजिए। पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाए, बांध के लिए हमें सीमेंट चाहिए, लोहा हमें काहे के लिए चाहिए? हम किसी, ये बहुत बड़ा आरोप है कि साहब उस टाइम तो 2 ही स्कूटर थे, कार जो है वो फिएट थी, एम्बेसडर थी, हमारे पास कोई वेरिएंट वो नहीं थी जो आज जो बहुत सी हैं। अब उसके लिए जो कार बनानी है, स्कूटर बनानी है, उसके लिए हमें स्टील चाहिए ना, है। तो स्टील हमारी प्राथमिकता क्या आएगी? किसी सेठ की कार के लिए चाहिए, या हमें बड़े बड़े जो बांध बनाने हैं, पुल बनाने हैं, उनके लिए स्टील तो हमें वहाँ चाहिए। तो प्राथमिकता हमारी वहाँ के लिए है। तो मशीनें, जिन मशीनों से बाकी काम करेंगे, मशीन टूल्स कहलाती है। कि मशीन टूल्स क्या कहलाता है? जो मशीनों का निर्माण करते हैं वो मशीन टूल्स। एक मशीन होती है, एक मशीन टूल, है नहीं। जैसे सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन है, लेकिन जो सिलाई मशीन को बनाने वाला जो सिस्टम है, लेथ है, मिलिंग मशीन है, स्लॉटर है, ये सब जो मशीन है ये मशीन टूल्स हैं। तो हमें मशीन टूल्स, नेहरू मशीन टूल्स बना रहे हैं, है नहीं। नेहरू जो है वो कोटा परमिट जो है, ये राज जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल उनको बदनाम करने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत का विकास नहीं हो। अब मैं आपको बताऊं किस तरह से इन लोगों ने सबसे पहले कोटा परमिट राज और इंस्पेक्टर राज का जो स्लोगन दिया, वो हमारे पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य उर्फ राजा जी हैं, उन्होंने ये नाम दिया। क्या हुआ, किस तरह से हुआ है? आप 1955 के अंदर कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन होता मद्रास में। नेहरू अवार्डी अधिवेशन के अंदर सोशलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी का प्रस्ताव पास करा कि हमारा समाज जो है भारत का कैसा समाज बनेगा? समाजवादी प्रकार का समाज बनेगा। इसे देखकर, इसे सुनकर यहाँ का जो औद्योगिक जो पूंजीपति थे वो सच चौंक गए, जो पूंजीवाद के समर्थक थे वो चौंक गए, हैं कि ये नेहरू जो है। अच्छा, नेहरू के बारे में उन्हें पहले से ही पता था कि नेहरू फेबियन सोशलिस्ट हैं, तो वो समाजवाद की तरफ ले जा रहे हैं। तो इससे यहाँ का पूंजीपति जो था सतर्क हो गया। अब क्या हुआ? और क्योंकि उन्होंने जमींदारी एवोल्यूशन किया, उन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो इनके कब्जे में हैं जमींदारों के, ये जब तक नहीं निकालेंगे हम, तो तब तक ये जो भूमिहीन किसान हैं ये बड़े पैमाने पर खेती कैसे करेंगे? तो ज़रूरी था
कि वो इनसे ज़मीनें जमींदारी, तो जमींदार उनके खिलाफ थे। अब अवार्डी अधिवेशन जो है उसके बाद क्या होता है नेहरू का, कि सारी जो लोग सतर्क हो गए। ये तो कांग्रेस के अंदर हैं राजगोपालाचारी जी। अब 1959 में एक दूसरा वो होता है अधिवेशन, वो नागपुर अधिवेशन है। नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी ने फिर एक प्रस्ताव पास करा दिया, पेश किया, वो था सहकारी खेती का, कोऑपरेटिव और भूमि हदबंदी का। अब जब ये भूमि हद 1959 में है, जब ये पास हो गया तो जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो दक्षिण पंथ है कांग्रेस के अंदर का, उसका धैर्य चुक गया, सब्र का बांध उसका टूट गया। और तब राजगोपालाचार्य जो हैं कांग्रेस छोड़कर बाहर आ गए, मीनू मसानी बाहर आ गए, और उन्होंने वहाँ आकर स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी किन को लेकर बनाई? राजाओं और नवाबों और उद्योगपतियों। स्वतंत्र पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें स्वतंत्र पार्टी के पास आई हैं, और उन्होंने ही ये जो है कोटा परमिट राज जो है नाम दिया। यानी आज की जो बीजेपी है अमीरों की पार्टी, उससे पहले स्वतंत्र पार्टी भारत के अमीर पूंजीपति और धन्ना सेठों और फ्यूडल लॉर्ड्स की पार्टी थी। हाँ, मैं आपको ये बड़ा दिलचस्प बात है ये कि जो आज समझते हैं कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, उस जमाने में जनसंघ थी। जनसंघ पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, जनसंघ ट्रेडर्स की पार्टी थी, व्यापारियों की पार्टी। उसी में आधार था जनसंघ का। जो क्लासिकल बात है, जो पूंजीवाद के जो असली वाले हैं, वो हमारे जो हैं वो राजगोपालाचारी है, और उन्होंने ही जो है पूरी तरह से किस तरह के पूंजीवाद के फेवर वाले, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसके पक्षधर थे, और उन्हें लग रहा था कि समाजवाद की तरफ जा रहा है, इसलिए वो कांग्रेस से बाहर आ गए, मीनू मसानी बाहर आ गए। आप ये देखते हैं कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी 48 में, उसके अंदर उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया कि हमारा जो पहला मकसद होगा वो बचत को प्रोत्साहित करना, लोगों का पैसा आएगा बचत से जो है, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे कृषि में, तो हमारी जो कृषि की हालत है वो सुधरेगी। लेकिन जो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, जिसका प्रस्ताव जो है समाजवादी प्रकार का जो 1955 के अवार्डी अधिवेशन में वो आधार बना कि समाजवादी प्रकार का समाज कैसे बनाएंगे, जब तक के बड़े उद्योग नहीं लगेंगे। तो प्रोफेसर महालनोबिस थे, उन्होंने महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई। तो आप ये देखेंगे कि इसके बाद जो पूरा एक तरह से जो पूंजीपति वो बाहर जाकर स्वतंत्र पार्टी बना ली और नेहरू के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर राज आप देखिएगा, ये हमारे नौजवानों को कहाँ पता है कि इंस्पेक्टर, हाँ भाई बहुत ख़राब बात है इंडस्ट्री में। आज उन नौजवानों से ज़रा मालूम कीजिए, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना इंस्पेक्शन है, वो निकल नहीं सकते वहाँ से, जो है पूरी तलाशी होती है। यानी मालिकों का जो इंस्पेक्शन है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ। और सरकार जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रही थी उसको इंस्पेक्टर राज कह दिया। आप चले जाएं, यहाँ पर कितना इंस्पेक्शन है आपका। आधार कार्ड क्या है, सर्विलेंस ही तो इंस्पेक्शन है। आपके पास डायरेक्ट जो है वो सब चीज़ें इंस्पेक्शन है। लेकिन उस ज़माने में बदनाम हुआ क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत आज़ाद था, अनाज का किल्लत थी, तो उस किल्लत में कालाबाजारी बहुत थी। कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है उन पर पाबंदी लगाई गई कि जो व्यापारी हैं वो इससे ज़्यादा अनाज नहीं रखेंगे, पूरा हिसाब किताब, जमाखोरी नहीं करेंगे। तो उस जमाखोरी को देखने के लिए कोई इंस्पेक्टर तो चाहिए था जी। इंस्पेक्टर हमारे युवाओं के लिए बता दीजिए, ये जमाखोरी वाली बात जो है ये किस तरह समाज के और आम आदमी के विरुद्ध होती है, कैसे इसमें फ़ायदा उठाता है वो इंसान जिसके पास पूंजी है फसल में जमा करने की, ज़रा इसका बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए मैं एक फिल्म का आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक पुरानी फिल्म है प्लेटफार्म। प्लेटफार्म में ये होता है कि एक ट्रेन बीच में ख़राब हो जाती है और वो एक गांव के पास रुक जाती है। अब वहाँ के सारे लोग जो पैसेंजर है वो बाहर आ जाते हैं। अब उसमें एक आदमी होता है
जो व्यापारी होता है वो अपने आदमी को बोलता है कि जब मालूम कर आसपास पानी कहाँ पर है, तो वो जाकर तलाश करता है। एक जो है गांव वाला है, उसका वो है पानी का कुआं है, वो पानी है। वो जाकर उससे बात करता है कि भाई ये कुआं जो है इतने दिन के लिए हमें दे दो। वो वो दे देता है, खरीद लेता है कुआं। और उसके यहाँ जो सामान आमान वो भी मतलब ये हमें दे दो। और उसके बाद जो है वो पानी से परेशान होकर जो मुसाफिर हैं वो आते हैं, उसने जमाखोरी कर ली। जमाखोरी कह के लिए अब वो परेशान है, हर कीमत पे उससे ही पानी लेना, दूर तक पानी नहीं है। तो इसी तरह से ये जो जमाखोरी है ये जो हो जाती है, मान ली गैस है नहीं, आज तो उस तरह से है या बहुत सामान है, ये जमाखोरी करके। ऐसा था पहले, क्या था, अरे कोल्ड स्टोरेज वाले जमाखोरी ही करके हाँ, तो जमाखोरी सब्जियों के और प्याज और आलू के दाम बढ़ाते हैं। मैं आपको ये दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जी, उससे पहले जो बैंक थी वो बैंक प्राइवेट थी, निजी थी। निजी बैंक के या तो अपने कारोबार के में पैसा आता लगाती थी या जमाखोरों को देती थी। जैसे ही किसानों की फसल आई वो उनको कर्ज दे देती थी, और वो कर्ज जो है सस्ता अनाज भरकर जमाखोर करके रख लेते थे और महंगा करके बांटते थे। तो इस बात के लिए जो है उस जमाखोरी जो है ये करने के लिए तो राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी इंदिरा गांधी ने तो बहुत देशहित का काम किया। अरे आपको जो घटना आप बात कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है, ये तो बहुत बड़ा देश प्रेम और देशहित का काम है। अरे बहुत जबरदस्त। आप मैं उस घटना को भी बता दूं? बता दीजिए। थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं नेहरू से, लेकिन अब फ्लो में है तो बताइए। हाँ, ऐसा हुआ था कि हमारी पहले की विदेश नीति, जैसे कि आंतरिक नीति होती है और एक विदेश नीति होती है। तो आंतरिक नीति हमारी ये थी भारत की कि हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि आप जो है जनता को स्वामी बना रहे हैं। मालिकाना किसका है? पब्लिक का। जो राष्ट्रीयकरण होगा, जो उद्योग होगा, उसका मालिक तो जनता होगी। यानी जैसा चाइना में है, जैसा चाइना में है अभी। चाइना में हाँ, स्टेट ओन इंडस्ट्री, स्टेट ओन। और हमारी जो विदेश नीति थी, विदेश नीति ये थी कि हम अत्याचारी राष्ट्रों के खिलाफ खड़े थे, पीड़ित राष्ट्रों के पक्ष में थे। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। हमारा जो है कि आंतरिक नीति राष्ट्रीयकरण, और विदेश नीति जो अत्याचारी राष्ट्र हैं, जो जालिम देश हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। जो पीड़ित हैं उनके मजलूम के हम फेवर में खड़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वियतनाम वार चल रही है तो हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, वियतनाम के पक्ष में। फिलिस्तीन के पक्ष में हम इजराइल के खिलाफ हैं। ये हमारी थी, क्योंकि फिलिस्तीन जो है उसका जुल्म हो रहा था, उस पर वो पीड़ित था। इजराइल जो है जुल्म कर रहा था, तो हम इजराइल के खिलाफ थे। जब मिस्र के अंदर सुएज नहर का संकट आया तो हम मिस्र के साथ थे। इंग्लैंड जो है उसने हमला किया था तो हम इंग्लैंड के खिलाफ थे। हम कमजोर थे, लेकिन हमारी जो नैतिकता थी, हमारी जो नैतिक बल जबरदस्त था हमारा। तो हुआ क्या, जो इंदिरा गांधी की मैं बात उस पर कर रहा हूँ कि वियतनाम वार चल रहा था। भारत में उस टाइम 65-66 का सूखा पड़ा था। भारत में संकट था बहुत अनाज का। हम लोग अनाज के मामले में, क्योंकि कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी, तो अनाज के ऊपर हम अमेरिका से, जो उनका पब्लिक लॉ 480 है, उसके तहत लाल गेहूं पर निर्भर थे। यानी कि अमेरिका से पानी के जहाज में भर के लाल गेहूं आता था और वो राशन की दुकानों में बंटता था, और उसके वजह से लोगों का मतलब पेट भरता था। तो हुआ क्या, इंदिरा गांधी वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ बोल रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वियतनाम वार में, वियतनाम के पक्ष में। तो वहाँ के राष्ट्रपति को बुरा लग रहा है कि हम जो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो इसे तो हमारे पक्ष में बोलना चाहिए ना। और इंदिरा गांधी आगे बोल रही है, तो उन्होंने जो है वो जहाज जो है रोक दिया जो भारत को आ रहा था। अब यहाँ तो हाहाकार मच गया, वो बाहर अनाज आकर बंटना है, अनाज जो है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके ना खुशामद करी। ये बात जो है नौजवानों को जाननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि क्या कहा, उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकारों को बुलाया और कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया, जो हमारे स्वामीनाथन है उन्हें बुलाया। आप देखिएगा,
और उनसे कहा कि हम किस तरह से कृषि पर आत्मनिर्भर हों, इसका आप तरीका बताइए। तो जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया कि कृषि में निवेश की ज़रूरत है और निवेश बैंकों में है और बैंक के सब प्राइवेट हैं। तो आप जो है इसको बैंकों को सरकारी करिए, राष्ट्रीयकरण करिए, हैं, तो वहाँ से पैसा आएगा, उसे निवेश करेंगे। इंदिरा गांधी ने जो है वहाँ पर जो है 14 बैंकों का जुलाई 69 में उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। और राष्ट्रीयकरण पहले करने से पहले क्या किया, राष्ट्रीयकरण के विरोधी जो थे उस टाइम वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, जो पूंजीवादी आर्थिक नीति है उसके पक्षधर थे वो। जी, वो तो CIA एजेंट भी थे भाई। हाँ, वो उन्होंने जो है सैमुअल हर्ष की किताब में ये उन्होंने लिखा था कि उन्हें जो है वहाँ से पैसे मिलते थे CIA से, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो वो वित्त मंत्री थे, वो विरोध में थे। तो अब इंदिरा गांधी कैसे राष्ट्रीयकरण करी, तो इंदिरा गांधी ने उनसे इस्तीफा लिया, आप ये देखिए, और ये कह के लिया कि मैं वित्त मंत्रालय देखना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, अनुभव लेना चाह रही हूँ। अब आपको ये संसद का एक दृश्य है कि जब इस्तीफा लिए जा रहे थे इंदिरा गांधी, तो कम्युनिस्ट लोग जो थे मेरे थपथपा के खुशी मना रहे थे, मतलब खुश थे कि एक अमेरिका परस्त आदमी हटाया गया। हटाया जा रहा। अब इसके बाद क्या होता है, उन्हें हटा दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण करती 14 बैंकों और स्वामीनाथन जो है उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हरित क्रांति होती है, जो पंजाब के अंदर गिरीश रेवोल्यूशन, और फिर जो निवेश है बैंकों का वो कृषि में होता है। वहाँ सिंचाई की योजनाएं चलती हैं, उन पे कर्ज दिया जाता है, जानवरों को कर दिया जाता है, कृषि संयंत्रों पे कर दिया जाता है, और कुछ ही सालों के अंदर भारत जो है जो उन पे डिपेंड था वो निर्यात करने लगा। ये जो है मतलब ऐसे संघर्ष से भारत गुजरा है जो हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है। ये मिलेगा, पता कहाँ से चलेगा जब कोई वहाँ पर बताए। किताबों से भी गायब कर दी गई ये बातें। हाँ, सब ये सब चीज़ें गायब। मैं एक बात बताऊं, जितना मैं अब उस वक्त तो हम जाहिर है 70s के पैदाइश है जिन लोगों की, 70 के दशक की, हम लोग एक ही बात जान करके पले बढ़े। और मैं अपने फादर से अब लड़ती हूँ इस बात पर कि आप लोगों को बस इमरजेंसी याद है और कुछ नहीं याद है, और आपने ही हमारे नज़रों में कांग्रेस को और ख़ासकर इंदिरा गांधी को विलन बना दिया। अब जो जैसे आपने ये बात बताई है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो दूरगामी परिणाम है जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी आई है ना, वो ये कितनी बड़ी घटना है। और मुरारजी क्यों उनसे नफरत करते थे? मुरारजी देसाई को जो अमेरिका की सेवा कर रहे थे वो सेवा करने का मौका उन्होंने छीन लिया, और उनको, और कितनी मजबूत महिला रही होंगी कि उन्होंने 1 मिनट में उनको हटा करके सामने किया। तो बहुत अच्छी ये बात, अच्छा आपसे ये बात हो गई। ये चीज जो है लोगों तक, हमारे नौजवानों को इतिहास जो है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। उस ज़माने का प्रेस, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार खासकर, जो इमरजेंसी के खिलाफ जिस तरह से लिख रहे थे, बोल रहे थे, जिस इमरजेंसी में कोई हत्याएं नहीं हो रही थी, कोई बलात्कार नहीं हो रहे थे, किसी तरह की आगजनी नहीं हो रही थी, बल्कि लोग काम पे दफ्तर पहुंच करके काम कर रहे थे, ट्रेनें टाइम पर चल रही थी, हर जगह एक खौफ था कि भाई डिसिप्लिन हो जाओ। और जो सिर्फ पॉलिटिकल विरोधी थे उनको छुपना पड़ा था और उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ हुई थी, जो कि हुई थी, जो अवॉइडेबल भी था इमरजेंसी में। लेकिन अब क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है इमरजेंसी, आप संविधान के तहत लगा सकते हैं, और कब लगी और कब हटी उसकी भी तारीख तय थी। अब का तो पता ही नहीं है कब हटेगी ये इमरजेंसी। इस पर मैं थोड़ा सा और बताऊं। जी कहें। है नहीं, ऐसा है कि हमारे पास जो पूरा जो सूचना है, उस सूचना में इमरजेंसी लगाई ये तो आता है कि ये बहुत गलत हुआ है, इमरजेंसी में ज्यादती हुई, ये हुआ, सब बात करते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी, उन परिस्थितियों की बात जो है नहीं बताते हैं, वो बिल्कुल छुपा ली जाती है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाना चाहती थी, बल्कि वो मजबूरी थी जिसकी वजह से लगाना। ये सही है कि इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, इमरजेंसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है नहीं लगनी चाहिए थी। उसमें ज़्यादतियाँ भी हुई, जैसे नसबंदी वाली ज़्यादती हुई है, तुर्कमान गेट जैसी ज़्यादती हुई, वो हुई कुछ चीज़ें। लेकिन ये बात सब छुपा देते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी के लिए मजबूर किया। अब इस बात को समझ लीजिएगा,
जो इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स बंद किए, सामंतों तो के। सारे नाराज राजा नवाब, बैंकों के जो है सारे मालिक नाराज। बैंकों के मालिक कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब जमींदारी खत्म करी तब भी सुप्रीम कोर्ट गए। आप ये देखिएगा कि जमींदारी खत्म की तब भी सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला किया, जमींदारों के भी और बैंक मालिकों के फेवर में भी। कैसे? जब नेहरू ने क्या नाम जमींदारी खत्म की तो जमीनें जब्त हुई हैं, जमीनें जो है जमींदारों की हुई, सारे जमीन, क्योंकि संविधान के अंदर हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें संपत्ति का अधिकार मौजूद है, प्रॉपर्टी राइट है। वो उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट चले गए, हर जगह हर प्रदेश में चले गए। नेहरू को पहली बार मतलब 50 में संविधान बना, 51 में संविधान संशोधन करना पड़ गया। 31A और 31B संविधान की धारा उसमें छोड़ी। हमारी जो है मौलिक अधिकार जो उसमें दिया हुआ संविधान, वो 31 धारा है। 31 में 31A और 31B दो जोड़ी गई उसके अंदर। उसमें क्या था? एक तो ये था कि जो 31A ये कि जो हम लेंगे तो उसमें मुआवजा या वो चीज़ जो है वो सरकार तय करेगी। सरकार जो है अधिग्रहण अगर करेंगे किसी की संपत्ति का तो उसमें उसके बदले में जो मुआवजा दिया जाएगा वो सरकार तय करेगी। 31B में यह है कि 31B में उन्होंने एक धारा और जोड़ी, अनुसूची जोड़ी। हमारे संविधान में अनुसूची 8 तक है, तो अनुसूची 9 जोड़ी। उस 9 के अंदर ये दे दिया है कि जो केस इस अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा उसे कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अंबेडकर ने उसका मतलब, अंबेडकर से कहा, अंबेडकर ने उसका जो है वो किया फेवर। उन्होंने कहा जब हमारा जो संविधान के अंदर समाजवाद की बात दी हुई है, अगर कोई हमारा संविधान की धारा या संविधान की वो चीज़ है उसमें आड़े आ रही है और सामाजिक न्याय के अंदर आड़े रुकावट बन रही, बाधा हो रही, तो संविधान कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसमें बदलाव नहीं हो। संविधान में बदलाव किया गया और उससे क्या हुआ, तब जो है सारे केस अनुसूची 9 में डाल दिए गए और भूमि सुधार जो है लागू। और देखिए दलितों को कितना फायदा हुआ है भूमि सुधार कार्यक्रम का पूरे साउथ में। ये जहाँ जहाँ भी लैंड रिफॉर्म्स हुए वो लैंड ओनर बन गए तो उनके यहाँ खुशहाली आई। और पहली एजुकेशन और ये जॉब और इन सब में उन्हीं क्षेत्रों के दलित आगे बढ़ करके आए। आज उनकी 4th जनरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसी बात को बल कह रहा था कि ये जो इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी के लिए जब ये सारी ताकतें लग गई, क्या हुआ? मोरारजी देसाई ने गुजरात में स्टूडेंट जो थे वहाँ पर किसी उसके अंदर मैस में कुछ महंगाई, कुछ सामान महंगा हो गया, उस पर उन नौजवानों को भड़का दिया और भड़का कर जो आंदोलन शुरू हो गया वहाँ पर। गुजरात नवनिर्माण नाम से मोरारजी जिनका इस्तीफा ले लिया था, जो नाराज थे राष्ट्रीयकरण से, बैंकों के अमेरिका प्रीवी पर्स से नाराज थे, तो वहां पर ये है गुजरात नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और ये मांग वहां रखी कि वहां पर जो मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल है कि उनका इस्तीफा दो। भाई आप चुनाव में जाओ, इस्तीफा लेना है कि चुनाव में उन्हें हराओ। आप जो चुनी सरकार आएगी उसके अंदर जो है इस्तीफा ले रहे हो। वहां पर फिर भी इंदिरा गांधी दबाव में आ गई, इस्तीफा ले लिया, फिर चुनाव। अब ये तो वहां चल रहा था। अब यहाँ पर जेपी है, जेपी को कहा गया तो जेपी वहां से प्रेरणा लेकर बिहार के अंदर उन्होंने संपूर्ण क्रांति शुरू कर दी। ये सारा चीज जो थी सरकार को, मूल बात वो थी, ये संपूर्ण क्रांति का जो मूल मुद्दा था वो यही था कि वो वहां जाकर जो ये राष्ट्रीयकरण किया इससे सरकार को अस्थिर करें। उसी टाइम मैं तो उसकी बात, पहले इस बात को नहीं मानता था, लेकिन मैंने देखा कि ये जो 74 की रेल हड़ताल है जो जॉर्ज फर्नांडिस ने की है, ये भी सरकार को अस्थिर करने के लिए थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वो अस्थिर करने के लिए। तो ये सारी परिस्थितियां थी। और उसके बाद जब इन्होंने
जयप्रकाश नारायण ने ये आह्वान कर दिया वहाँ पर मैदान में कि फौज और पुलिस जो है सरकार का कहना मानना बंद कर दे, उनकी जो है मानने से मना कर दे। तो आप जो है आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आ रहे हैं, आप जो है गांधीवादी हैं, आप उन्हें जो है बगावत के लिए वो उकसा रहेंगे। तो वो सारी परिस्थितियाँ होंगी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत जल्दी वो इमरजेंसी हटा भी ली, हालात पे काबू पाया और इमरजेंसी हाँ, हटाई। और लंबे टाइम तक लगा सकती थी इंदिरा गांधी, हैं। बल्कि ये कहा जा सकता, मैंने वो पढ़ा भी है कि जो उनके लड़के थे संजय गांधी, उनको बताया भी नहीं जब हटाने वाली थी, क्योंकि वो फेवर में नहीं थे, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दी। उनको लग रहा था कि मैंने ये गलत किया है नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने हटा दी। और उन्हें ये भी मालूम था उस टाइम जो पूछा गया तो चुनाव होगा अगर मैं, तो जो सीबीआई जो है आईबी शायद, तो उन सब की रिपोर्ट थी कि आप पूरा जीतेंगी। इंदिरा गांधी ने कहा ना ये गलत रिपोर्ट है कि मैं हारूंगी। इंदिरा गांधी को पता था मैं हारूंगी चुनाव में, और उसके बाद चुनाव हारी इंदिरा गांधी। और उसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने आते ही क्या किया, मैं वो कह रहा हूँ कि वैचारिक मामला। मोरारजी देसाई ने आते ही प्लानिंग कमीशन जो है बंद किया, जैसे इस सरकार ने आते प्लानिंग कमीशन, और उसे किया जो 1 साल का प्लान था उसको ही उन्होंने कहा यही रोलिंग प्लान, उसका नाम दिया, यही चलता रहेगा। तो ये जो है मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो है सैद्धांतिक बात है। ऐसा नहीं है कि मोरारजी ये प्लानिंग जो है अपने यहाँ से बंद कर रहे थे, ये एक विचारधारा का मामला है। ये विचारधारा का मामला कैसे है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें महालनोबिस मॉडल जो है कहलाता, प्रोफेसर महालनोबिस ने जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए लगाया था। तो उसमें जिन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया तो उसमें एक BR शेनाई थे, नाम ले रहा हूँ कि लोगों को जो उधर के हैं जो आर्थिक जानते हैं उनको तो मालूम होगा, लोगों को नहीं मालूम है। BR शेनाई ने जो है उसका विरोध किया, बड़े उद्योग राष्ट्र इनका जो है विरोध किया। और किसने विरोध किया, उसमें नेहरू ने सलाह के लिए अमेरिका से भी मंगाए थे अर्थशास्त्री। तो एक अर्थशास्त्री जो बहुत मशहूर हैं मिल्टन फ्राइडमैन जो है वो आए 55 में यहाँ पर भारत में। उन्होंने भी उसके खिलाफ लिखा कि ये जो उद्योग लगा रहे हैं ये पैसे की बर्बादी है, जब ये सब चीज़ें हमें बाजार से सस्ते में मिल जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पुरानी कार जो है जो बाहर से इंपोर्ट कर लो, नई कार बनाने में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर मत बनो। हाँ, ये उनका जो है। तो जो फ्री मार्केट वाले हैं, मुक्त बाजार, उसी बात को मोरारजी देसाई वो प्लानिंग को नहीं मानते हैं। एक अर्थशास्त्री ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फ्रेडरिक वान हाइक बहुत मशहूर है दुनिया के अंदर। ये जो आप नवउदारवाद सब कहते हैं ना, उसका जनक ही वो है। अच्छा, हाँ, वो जनक है। और उन्होंने जो है अपनी किताब लिखी 1944 में, रोड टू सर्फडम। उस रोड टू सर्फडम में उन्होंने लिखा कि जो देश प्लानिंग करते हैं केंद्रीय स्तर पे, वो जो है गुलामी के मार्ग पर जो है डाल देते हैं। ये वहां से विचार आया जो मोरारजी देसाई तक तो उल्टी बात है बिल्कुल। हाँ मतलब अपने देश के लिए हम दूरगामी प्लानिंग करें, हाँ। इससे हम बेहतर होंगे कि हम सर्फडम की तरफ गवर्नमेंट जाएं। नहीं करे, व्यक्तिगत होने दो प्लानिंग। मतलब उनका ये है कि गवर्नमेंट नहीं करे। तो यही विचार है कि गवर्नमेंट जो है वो सारा पैसा पूंजीपतियों को दे दे। ये है फ्री मार्केट में। अभी भी यही हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है। तो अब हम वापस नेहरू पर आते हाँ, हैं, नेहरू क्योंकि पर। ये बहुत दिलचस्प है और मैं ज़रूर इंदिरा गांधी पर ही एक एपिसोड करना चाहूँगी। जी। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे तो बड़ी श्रद्धा होती जा रही है उनकी शख्सियत को और उनके सोच को लेकर के कि वो वाकई देश के बारे में सोचती थी। तो बहरहाल करेंगे इस पर। हाँ, नेहरू पर हम वापस आते हैं। इकोनॉमिस्ट नेहरू पर हम बात कर रहे हैं। आपने सोशलिज्म की बात बताई और कैसे नेहरू ने वो सारे संस्थानों की स्थापना की जिससे देश आत्मनिर्भर हो, बजाय इसके कि पैसा दो और सामान खरीदो। उन्होंने
मशीनरी और उद्योग धंधे स्थापित करने की कोशिश की। तो ये जो नेहरू एज अ पीएम हैं, उनमें सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने हमें आईआईटी, आईआईएम और एम्स ये सब दिए। एक महिला होने के नाते भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर नेहरू बिल्कुल की, बिल्कुल। जिन्होंने हमें वो अधिकार दिए जो अमेरिकी महिलाओं को भी नहीं थे। हाँ, हाँ? हाँ, और एक दलित महिला चीफ मिनिस्टर बन पाई सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहरू ने वो सारे रास्ते हमारे लिए प्रशस्त कर दिए थे, बना दिए थे वो बिल्कुल रास्ते। बिल्कुल। तो ये जो सवाल है सामाजिक न्याय का, उसमें हम लोग सिर्फ आजकल अम्बेडकर साहब को याद करते हैं, लेकिन अम्बेडकर को ताकत इतनी देना नेहरू ने। कि हिंदू कोड बिल आए और बिल्कुल, उनके साथ खड़े रहना, अपने सामंतवादी पुरुषवादी समाज का विरोध सहन करके बिल्कुल बिल्कुल अम्बेडकर के साथ खड़े रहना, ये नेहरू ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर भी जरा बताइए कि सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर देखिए, पे सामाजिक न्याय जो है वो मुमकिन ही नहीं था। नेहरू ये अच्छी तरह जानते थे। नेहरू ने जो प्रस्ताव है, मैं बता रहा हूँ, जो 1927 में मद्रास में पेश किया, उसके अंदर यही था कि एक तो समाजवादी हम करेंगे, हमारा जो है निदान समाजवाद की तरफ करेंगे, पूंजी को पूंजीपतियों के चंगुल से छुड़ाएंगे, एक हाँ, तो ये। हाँ। 1929 के अंदर जो है उसमें भी यही है, पूर्ण स्वराज की बात। और जो हमारा जो मानव अधिकार है यानी उसकी बात करी। उसमें आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी 1929 का है, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की है। आप देखिएगा, नेहरू पूरी तरह से पूर्ण स्वराज चाहते थे, डोमिनियन नहीं चाहते थे, वो उसके खिलाफ थे। और ये उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है। और आप देखिएगा कि 1929 का जो प्रस्ताव है, उसके बाद उन्होंने रावी नदी के तट पर, लाहौर के अंदर हुआ है वो, उसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे हैं, वहां पर खड़े होकर तिरंगा झंडा लहराया और उन्होंने उसे कहा कि हम आज़ादी, और उसी में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 के अंदर पूरे देश में आज़ादी का ये झंडा फहराया जाएगा। नेहरू है वहाँ पर। तो नेहरू ने वो पहले से ही जो समाजवादी विचार है उनको लागू करना, उनकी पूरी प्लानिंग थी। अब आप देखिएगा, अगर सरकारी क्षेत्र नहीं होता, अगर पब्लिक सेक्टर नहीं खड़ा होता, तो सामाजिक न्याय कहाँ से मुमकिन था? आज जो इतना बड़ा दलित जो मध्यम वर्ग जो रिजर्वेशन कहाँ लगाते आप? लागू कहाँ करते रिजर्वेशन में? तो रिजर्वेशन मिलता नहीं। हाँ। है तो उसके लिए ये जो नेहरू का इतना बड़ा योगदान है इसके अंदर, अम्बेडकर हैं, उनका ये बात योगदान आप बहुत ज़रूरी कह रहे हैं। ये हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते नहीं हैं अपने विमर्श में कि रिजर्वेशन के लिए तो जिनकी तारीफ होती है, रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर होना चाहिए था, वो तो नेहरू ने दिया। नेहरू का वजह से ये सिर्फ देखो, दलितों को तो सामाजिक न्याय मिला, वहां से है एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ। आज जितने भी नजर IAS PCS जो सारे नजर आ रहे हैं, वो रिजर्वेशन की वजह से। और ये जो पब्लिक सेक्टर है, आप नौकरी कहाँ चाहती हैं? सरकारी क्षेत्र में ही तो चाहेंगे। हैं, सरकारी क्षेत्र में ही आरक्षण की वजह से IIT में इंजीनियर बने दलित, मेडिकल उसमें जो है डॉक्टर बने। अगर ये नहीं होता, अगर सरकारी क्षेत्र नेहरू नहीं बनाते, तो क्या होता? कोई भी नहीं होता। हमें डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ हमें नेहरू साहब के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय का जो चक्का चलाया है, उन्होंने घुमाया है भारत में, जिससे एक दलित मिडिल क्लास पैदा हुआ। वो तो वाकई उसके लिए आधारभूत स्ट्रक्चर तो उन्होंने दिया। सामाजिक न्याय मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, मैं तो और आगे की बात कर रहा हूँ। सामाजिक न्याय उनको मिल गया है नहीं, उसमें महिलाओं को भी नौकरी मिली, ठीक है, उसमें वो बनी। इसके अलावा आप देखेंगे कि सामाजिक जो सवर्ण है, वहां पर जो है सवर्ण आरक्षण में तो आपने 48% को दे दिया, 52% जो रिजर्वेशन बना। जैसे आप देखेंगे कि 22.5% आरक्षण जो है जो दलित SC ST को मिल गया, 27% जो OBC को मिल गया। इन दोनों को मिला लो, मान लीजिए जो है 48% बन गया, 49.5% करीब हो गया। इसके बाद जो बचते हैं 50% से ऊपर वाले लोग, वो तो सवर्ण हैं जी, हैं। तो उन सारे सवर्ण जो हैं, जो
जो अपर कास्ट हैं उनको स्थायी नौकरी मिल रही है। स्थायी नौकरी का बहुत बड़ा जो है लाभ होता है। स्थायी नौकरी से ये है कि उसने अपना कर्ज लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक की किस्त चुका सकता है। आधार, लोन प्राइवेट का को कहाँ आधार ही नौकरी है। तो प्राइवेट कैसे चुका देगा वो? हाँ। आज निकाल दो जो चल रहा है हायर एंड फायर का, तो उसकी तो लोन चुकाना ही, बैंक का पैसा ही रुक जाएगा। तो नेहरू ने एक पूरा मार्केट चला दिया। आप ये देखिएगा कि नेहरू की इस वजह से आज देश के अंदर 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी, 2 करोड़, इतने घटने के बाद भी। हाँ, 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के अगर 5 का परिवार माने तो कितने हो गए? 10 करोड़ लोग। सरकारी नौकरी पर 10 करोड़ लोग। अब ये 10 करोड़ बाजार में जब सामान खरीदने जाएंगे तो और 10 करोड़ को रोजगार दे रहे हैं। ये बाजार के अंदर सामान तनख्वाह आ रही है तो वो आ रहा है। तो 20 करोड़ मतलब हमारी आबादी का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी क्षेत्र पर टिका हुआ है। वाह। और कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी? परचेजिंग पावर को स्थायी कर दिया। बाजार कैसे चलता है? खरीदने की क्षमता हो ना जब आपके जेब में। बिल्कुल। है और तयशुदा तौर पे जब एक तनख्वाह सरकार से आ रही है, उसमें इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, उसमें नया जो पे कमीशन वो लागू हो रहा है, और जो घर के बुजुर्ग जो रिटायर हो रहे हैं उनके पास भी आत्मसम्मान से जीने के लिए पेंशन है, तो उससे इकोनॉमी चल रही है। आपके सामने एक मिसाल है, कितनी जो है बिल्कुल सब सामने है। कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ तो मजदूरों को पलायन करना पड़ा। मतलब निजी क्षेत्र उन्हें 1 महीने भी खिला नहीं सका और एक सरकारी कर्मचारी को नहीं निकाला गया। सब पूरी तनख्वाह लेते रहे, घर बैठ के लेते घर रहे। बैठ कर लेते रहे। वाह वाह वाह, क्या तो बात आप कही। ये देखिए निजी क्षेत्र जो हैगा तो बाजार किसने चलाया? सरकारी क्षेत्र ने। सरकारी क्षेत्र किसने? नेहरू ने। वाह वाह। हाँ? अरे भाई, जबरदस्त बात है ये। और देखिए हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं एक समाज के तौर पे कि उस इंसान को हम सिर्फ गालियां दे रहे हैं। गाली दे, यही चीज है। आज भी होता, देखिए अगर प्लानिंग कमीशन हो, प्लानिंग कमीशन ने क्या काम किया? प्लानिंग कमीशन अपने यहाँ के संसाधन देखता था कि हमारे पास जो है क्या क्या संसाधन है। अब इस साल के अंदर कितने बेरोजगार हो जाएंगे? मान लिया जो है स्कूल से निकलकर हर साल 1 करोड़ 30 लाख, मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा बता रहा हूँ, इतने लोग हर साल ग्रेजुएट निकल रहे हैं या पढ़कर निकल रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं। तो ये प्लानिंग कमीशन के पास होगा कि इतने लोग जो है बाजार में आ जाएंगे। इनके लिए हम फैक्ट्री कैसे लगाएं, रोजगार कैसे जनरेट करें, ये प्लानिंग कमीशन का काम था। कमीशन का काम है। तो वो संसाधनों को वहां लगाएगा ना। जो बजट है योजनागत और गैर योजनागत हमारे यहाँ होता था, अब नहीं है। प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया खत्म हो गया गया ना। इस सरकार ने आते ही। वो सारी चीज, और इसको वो नेहरूज क्या कहें, नेहरू के काल की अस्थियां कह लें, उस तरह से ये बहुत खराब जबान में, नेगेटिव जबान में बात करते थे। ऐसा है ये। मैं इन सरकार का जो है ना मोदी, ये इन्होंने अपनी वजह से नहीं किया, इनकी अपनी मर्जी नहीं है। ये सब जो है ये बाहर से, वहाँ से ये विचारधारा जो है प्लानिंग कमीशन, मैंने कहा ना फ्रेडरिक हाइक की है। फ्रेडरिक हाइक ने 1944 में तो जो पूंजीवादी यानी कि उसके पक्षधर हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के पक्षधर हैं, जो बाजार को बेलगाम छोड़ देना चाहते हैं, ये वहां से विचारधारा है। ये वहां से विचारधारा है, ये एडम स्मिथ से आई, 18वीं सदी से आ रही है। 18वीं सदी में ही तो कह रहा है वो कि भाई सरकार न्यूनतम हो, मिनिमम हो। सरकार जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देके, विदेश मामले देके, सुरक्षा देके। यही बात मोदी साहब ने कही, मिनिमम वो अपनी बात नहीं कह रहे थे मोदी जी। मोदी जी जो है वो एडम स्मिथ की बात दोहरा रहे थे, फ्री मार्केट इकोनॉमिक जो है उनकी बात दोहरा रहे थे। ये चीज तो ये नहीं, इसमें कोई वो भी नहीं है ना। ये तो विचारधारा की बात है। आप फ्री मार्केट के पक्षधर हैं, हमारी जो दक्षिण पंथ है वो फ्री मार्केट का पक्षधर है, और जो बाएं बाजू होंगे, मैं बाएं बाजू उस कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं कह रहूँगा। जी जी, मैं समझ गई, विचार की बात है, इकोनॉमी की बात है। लोग किसानों और मजदूरों के फेवर में मतलब वो चाहते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर बने, उनकी जेब में पैसा जाए, तो वो लोग जो है वो उसके पक्षधर हैं। प्लान्ड इकोनॉमी के कि सरकार हस्तक्षेप करे। सरकार कैसे हस्तक्षेप करती है?
नेहरू जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, सरकार श्रम कानून के तहत हस्तक्षेप करती है। बताइए। श्रम कानून के जरिए वो जो है जो काम के घंटे हैं उसे कहती है कि भाई इतना 8 घंटे काम लेना है। वो ये कहती है कि आपको इसको ड्रेस भी देनी है, इस मजदूर को यूनिफॉर्म भी देनी है। वो ये भी कहती है कि इनके जो बच्चों की जो है स्कूल की फीस भी देनी है, इसकी सेहत के लिए भी आपको देनी है। तो सरकार हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन सरकार फ्री मार्केट वाले क्या कहें, इतना पैसा जो पूंजीपति के पास से जो बेकार में उधर चला गया। और 12 घंटे काम कराने के लिए हाँ, कह रहे हैं कि ये इन्फोसिस के चेयरमैन। सरकार बीच में क्यों आ रही है, मार्केट बिगाड़ रही है। उनका कहना है कि मार्केट डिस्टॉर्ट करती है। ये जो पॉलिसी है सरकार की, जो हस्तक्षेप है अर्थव्यवस्था में, उससे मार्केट जो है वो बिगड़ता है। तो एक पूरा नेहरू ने कि हम जब बात करते हैं तो नेहरू ने इस देश के अंदर एक तो जो असमान आय है नहीं, वो उसके अंदर बढ़ने नहीं दी। इनइक्वालिटी ऑफ हाँ बिल्कुल, इनकम। जितनी पॉलिसी, इससे पता चलता है कि हम किसी सरकार का उसको देखेंगे, अगर मूल्यांकन करना है तो वो सरकार कितना वर्किंग क्लास के बहुसंख्यक मेहनतकश जनता की जेब में डाल रही है और कितना निकाल रही है। अब उसको कैसे आकलन करेंगे आप? जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर जो है वो जेब से निकालना होगा और सब्सिडी जेब में डालना होगा। तो आप किसी सरकार का आकलन करना है कि कौन किस पक्ष की हैगी, तो वो आप आकलन कर लें। अगर जेब में ज़्यादा डाल रही है सब्सिडी और कम निकाल रही है तो जनता की फेवर वाली है, और अगर जो है जेब में से ज़्यादा निकाल रही वर्किंग क्लास के और पूंजीपति की जेब में ज़्यादा डाल रही हैगी तो वो पूंजीपतियों के पक्ष की सरकार है। तो इससे बहुत सरल उसमें जो आकलन कर सकते हैं आप किसी भी उसका। तो कुल मिला के मैं ये नेहरू के बारे में ये नहीं कि नेहरू से कोई, मैं भी पहले मेरे नेहरू के बारे में मेरे ये विचार थे जो समाज के अंदर जो फैले हुए हैं, मेरे भी यही विचार। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता गया, मैंने पढ़ता गया, तो मुझे लगा कि नेहरू तो बिल्कुल अलग की बात कर रहे हैं जी। उनका एक वो है टाटा के साथ, भाई आपकी विचार पता चलती है ना। टाटा क्या कह रहे हैं उनसे एक बातचीत में, जमशेद जी टाटा। अच्छा, जमशेद जी टाटा, सीनियर टाटा साहब। हाँ, जमशेद जी टाटा उनसे कह रहे हैं कि नेहरू से कि आप जो है ये जो सरकारी उद्योग लगाए हैं इन्हें मुनाफे के लिए चलाएं, प्रॉफिट के लिए। नेहरू ने फौरन टोक दिया, बुरा माना नेहरू ने कहा ये आइंदा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज डर्टी वर्ड, ये एक बहुत गंदा शब्द हैगा। नेहरू की विचारधारा पता चलती है ना। तो वो उनका क्या ख्याल था कि किस लिए चलाएं उद्योग, सरकारी वो उद्योग? एक पूंजीपति जो है ना, पूंजीपति अपने हिसाब से वो तो पूंजीपति कह रहे थे, लेकिन नेहरू सामाजिक उससे देख रहा है ना। नहीं कि हम जो उद्योग लगा रहे हैं सरकारी, वो उसमें से हमारी जिम्मेदारी जो है सामाजिक न्याय करनी है कि तो हम लगा रहेंगे हैं। हम जो वेतन आयोग दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, और ये तनख्वाह और स्थायी नौकरी दे रहे हैं, प्रॉफिट में अगर कराएंगे तो तनख्वाहें कम देंगे, हायर एंड फायर करेंगे, जब चाहे निकाल देंगे। एक विचार आ रहा है कि अगर शुरुआत में ही नेहरू जो है कैपिटलिस्ट फॉर्म को अडॉप्ट कर लेते, मान लीजिए ठीक है, पूंजीवाद को अडॉप्ट कर लेते, तो भारत क्या आज का जो साउथ कोरिया है या आज का जो सिंगापुर है, क्या वो बन जाता? मुझे तो लगता है अगर नेहरू नहीं होते इसके अंदर, उनके पास विचार वो नहीं होता, नेहरू नहीं होते, तो जो आज नजर आ रहा है वो नेहरू आत्मनिर्भर जो है भारत नहीं होता। इसकी हालत बहुत खराब होती, क्योंकि और देश की अखंडता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता। अगर आर्थिक अस्थिरता होती तो देश की जो सॉवरेनिटी है, जो अखंडता है, जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, उस पर भी बिल्कुल असर पड़ता। बिल्कुल नेहरू का जो है इसलिए जरूरी है कि नेहरू एक संभ्रांत वर्ग से हैं, एलीट क्लास से, अमीर घर से हैं। सुना उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत चलती। फिर बाद में पता चला जिस ड्राई क्लीनर के यहाँ से धुल के आते थे उसी का नाम पेरिस था।
और ये भी यहाँ पर नहीं है, विदेश में जहाँ वो कपड़े धुलवाते थे, जब वो विदेश में पढ़ते थे तो उस ड्राई क्लीनर शॉप का नाम में पेरिस था, इसलिए ये एक लेजेंड बनता चला गया। ये तो मुझे नहीं पता। जी मैंने पढ़ा अभी। लेकिन ये बहुत अमीर परिवार के थे। अमीर परिवार के थे। उनके जो पिताजी थे, फादर थे मोतीलाल नेहरू, वो इलाहाबाद के जाने माने वकील थे और कहा जाता है कि उनकी प्रैक्टिस 10,000 रुपये महीना की थी उस जमाने में, है नहीं? तो नेहरू अमीर परिवार के थे, लेकिन उनका विकास इस तरह का हुआ, उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसकी वजह से हुई। उस ज़माने में जो विदेश से, खासकर लंदन से पढ़कर लोग आए थे, उनके अंदर एक सोशलिज्म के लिए एक आकर्षण था। और ख़ुद लंदन के अंदर आप देखें ना, एंजल्स जैसे फिलोसोफर जो कार्ल मार्क्स के साथी थे, ख़ुद कार्ल मार्क्स वहीं सरगर्मी है उनकी सारी। तो एक हाइड पार्क की जो बहसें हैं, जो तकरीरें हैं, उसमें लंदन की फ़िज़ा में सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर संकट तो बहुत था, औद्योगिक क्रांति वहाँ पर आई, सही है, उसी वजह से तो ये विचार पनपा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शोषण था तो ये विचार था। तो तभी वहाँ पर फेबियन सोसाइटी बनी जी। फेबियन सोसाइटी जो इंग्लैंड में बनी, उस सोसाइटी के अंदर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, नाटककार हैं, उसके स्थापना में हैं। उसी में H.G. वेल्स हैं, उसी में एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट तो वहाँ से थियोसॉफिकल सोसाइटी की हैं, तो उसी में वहीं पर फेबियन सोशलिस्ट। यानी कि क्या फ़र्क है नेहरू को हम जो कहते हैं फेबियन सोशलिस्ट और आम सोशलिस्ट, जो कम्युनिस्टों का समाजवाद है, उसमें क्या फ़र्क है? फेबियन सोशलिस्ट जो है हिंसा में यकीन नहीं रखते, वो क्रमिक ढंग से धीरे धीरे करके, जो संसदीय तरीका है उससे, वो नेहरू जी उससे प्रभावित थे। और उन्हीं लोगों ने, फेबियन समाजवादी जो है, उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया और उन्होंने ही जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, जिसके अंदर हमारे सब लोग पढ़कर आए। पढ़कर के नेहरू जो है, नेहरू की जहन साजी कहाँ हुई है? नेहरू कैसे नेहरू बनते हैं? हाँ ये बहुत दिलचस्प है। मैं पढ़ रहा था, बहुत दिलचस्प है, नौजवानों को जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बाकी लोगों को। नेहरू की जो शिक्षा है वो घर पे होती है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं। उनके जो ट्यूटर हैं, वो फर्डिनेंड ब्रूक्स हैं, फर्डिनेंड टी ब्रूक्स। वो क्या हैं? वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। और उनको किसने मतलब दिया है नेहरू को? एनी बेसेंट ने उन्हें दिया है। तो वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पर विज्ञान पढ़ा रहे हैं घर में बच्चे को। उन्होंने लेबोरेटरी खोल रखी है कि साइंस के प्रयोग के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो नेहरू वहाँ पर वो पढ़ रहेंगे हैं। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ये जो समाजवादी है, इनकी बुनियाद उनके घर पे हो गई। फिर आप देखिएगा कि नेहरू वहाँ से पढ़ने को लंदन भेज दिए जाते हैं, हैरो स्कूल में, उनका बड़ा मशहूर स्कूल है, 16वीं शताब्दी में कब बना हुआ है स्कूल, बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। उसमें उन्हें पढ़ने को स्कूल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वो 2 साल पढ़ते हैं, 2 साल के बाद वहाँ से वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में आ जाते हैं, वहाँ से स्नातक करते हैं। अब वहाँ पर रहकर उसी के बाद इनर जो है वो है टेम्पल, जहाँ से ला करते हैं। नेहरू का वहाँ पर, मैंने कहा ना, आधार तो अपने बचपन में जो घर में पढ़ा, जो उनका ट्यूटर है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाँ, उन्हें संस्कार जो है वहाँ पर दिए। उसके बाद वो वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर आप देखिए, लंदन में कैम्ब्रिज मजलिस नाम से स्टूडेंट का एक वो था प्लेटफार्म, लंदन मजलिस और कैम्ब्रिज मजलिस। तो एक प्लेटफार्म था जो भारतीयों ने ही बनाया था, भारतीय स्टूडेंट। नेहरू लगातार वहाँ पर बहसें चलती थी। उस टाइम आयरलैंड का संघर्ष चल रहा था, सिन फैन नाम से जो है वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। और वहाँ पर नेहरू उन बहसों में सुनने जाते थे। वहाँ पर सब तरह की जो है, वहाँ पर ये मार्क्सवाद की भी बहसें हो रही हैं,
समाजवाद की भी बहसें हो रही हैं, जो दुनिया में उपनिवेश हैं उनकी भी बहसें हो रही हैं, आज़ादी की बहसें हो रही, सब नेहरू सुन रहे हैं। लेकिन नेहरू वहाँ पर बोलते नहीं थे, उनको जो है वहाँ शर्म, मतलब इतने शर्मीले थे, बोलते नहीं थे। और उन मजलिस का ये कायदा था वहाँ पर कि जो वहाँ पर नहीं बोलेगा उसे जुर्माना देना होगा। तो नेहरू ने कई बार जुर्माना दिया वहाँ। अच्छा, हाँ इतने शर्मीले स्वभाव हाँ, के थे शर्मीले थे। पब्लिक स्पीकिंग में। हाँ, वहाँ पर उनका पूरा जहन साजी हुई। वो आयरलैंड गए 1910 में, तब 1905 में वो लंदन गए, हैरो स्कूल में 2012 तक रहे। 2012 में वो बैरिस्टर बन के लाकअप आया। लेकिन उससे पहले 1910 में वो वहाँ पर चले गए हैं, क्या नाम है, आयरलैंड। वहाँ के आंदोलन को देखा है और उससे बहुत प्रभावित हैं। उससे वो प्रेरणा लेकर भारत की आज़ादी के लिए आते हैं। तो नेहरू कहाँ से बने? नेहरू वहाँ पर जो है, वहाँ जो मजलिस है, मजलिस के अंदर हिंदुस्तान से लोग जाते थे। हैं, दादा भाई नौरोजी वहाँ पहुँच रहे हैं। फारसी नाम है मजलिस, तो हाँ। जाहिर है ये पर्शियन लोग और वो किसी उन्होंने ही बनाया होगा। पारसी लोग हमारे। हाँ हाँ, हाँ, तो वहीं बनाया। तो नेहरू का वहाँ से, एक तो वहाँ से बना, फिर क्या होता है, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं इलाहाबाद में। प्रैक्टिस में दिल नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक आधार और विचार तो वहीं से बन गए थे। वो वहाँ कांग्रेस के उसमें हिस्सा लेते हैं। बांकेपुर के जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें 1912 में जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर कर रहेंगे। उसके बाद वो लगातार 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन में उनकी पहली मुलाकात जो गांधी जी से होती है, और उसके बाद वो गांधी से प्रभावित होते हैं, गांधी के विचारों से उनसे सहमत होकर वो फिर आंदोलन में लग जाते हैं। ये है उनका। तो गांधी के इतने अजीज कैसे हो गए, इतना गांधी पसंद कैसे करने लगे नेहरू को? और भी लोग थे, गांधी की भाषा गुजराती बोलने वाले लोग भी थे, और उससे पहले के भी लोग थे, जिन्ना थे और लोग थे। तो गांधी के इतने प्रिय कैसे हुए नेहरू? गांधी का असल में उन्हें, गांधी और उनके आर्थिक मामलों में विरोधाभास भी ये देखिए, हाँ, विरोध है, है ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। गांधी जो है वो विलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, वो उस तरह की स्वदेशी की बात कर रहे हैं जहां पर जो पुरानी चीजें हैं, फिर चरखा अपने आप में बिल्कुल, क्या बिल्कुल। चीज है। लेकिन नेहरू जो उद्योगीकरण लाते हैं भारत में, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए। वो गांधी जो है वो छोटे उद्योग, क्योंकि उस समय हालत बहुत खराब थी भारत में, तो रोजगार जरूरी था। तो गांधी का ये विचार था कि इसे जो है हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं और अपना हाथ से जो काते हैं ये करें ताकि हमारी इकोनॉमी चले। लेकिन नेहरू इस बात को जो इसके साथ सहमत नहीं थे। क्या है वजह? नेहरू 1927 में ब्रुसेल्स जाते हैं, बेल्जियम के वहाँ पर जितने भी उपनिवेश हैं, ये जो गुलाम देश हैं अंग्रेजों के, उनकी जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो हिस्सा लेते हैं और वहाँ पर बोलते हैं। तो उन्हें पता चलता पूरी, तो उनका एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वहाँ बनता है। उनकी पहचान वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बनती है। उसके वो जो कमेटी बनती है वहाँ पर, एंटी इम्पीरियलिस्ट लीग, उसके मेंबर बनते हैं। एंटी इम्पीरियलिस्ट लीग, हाँ, उसके जो है मेंबर बनते हैं, वहाँ से आते हैं। 1927 में ही वो जाते हैं सोवियत संघ, है ब्रुसेल्स में भी वहाँ पर उसमें गए अंतर्राष्ट्रीय, और सोवियत संघ जाते हैं। सोवियत संघ के अंदर वो वहाँ की प्लानिंग देखते हैं, वहाँ का देखते हैं कि कितने कम समय में वहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उन्होंने विकास किया, तो वो उस विकास से प्रभावित होते हैं। तो वो भारत के अंदर आकर उनका वही दिमाग में जो है एक ब्लूप्रिंट था कि हम आत्मनिर्भर। अब उस ब्लूप्रिंट में जो लोग ये कहते हैं, जो यहाँ पर जो 562 रियासतें हैं उन्हें मिलाया गया, तो ये बहुत ज़रूरी था। देखिए उनका यूरोप का जो अनुभव था, तो उसमें ये था कि वहाँ पर जो पूंजीवाद आया था वो सामंतवाद को हटा के आया था। तो ये उन्हें मालूम था कि राजा जो हैं औद्योगिक विकास में रुकावट है, इसलिए इन राजाओं को जब तक हटाया नहीं जाएगा वो जगह जगह तंग करेंगे, हमें जो कोई उद्योग लगाना तो उससे इजाज़त लें। तो
इसलिए ये पहले से जो है दिमाग बना हुआ था कि इन राजाओं, मतलब इंग्लैंड में, फ्रांस में तो सामंतवाद को कत्ल करके राजा को मार हाँ, दिया। वहाँ खूनी रास्ते से राजा हाँ, हटाए गए, यहाँ हाँ, संवैधानिक तरीके से, हाँ, और उनको प्रीवी पर्स भी दिया प्रीवी गया, पर्स दिए गए। मुआवजे दिए गए, हाँ। और इज्जत बना के रखी गई। तो पटेल जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बहुत बखूबी निभाया उसको, और उन रियासतों को खत्म कर दिया गया। और तभी उन्होंने उनका जो उनका ब्लूप्रिंट था, जो दिमाग में था, समाजवादी प्रकार का समाज बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने, नेहरू ने यहाँ पर वो लागू किया। लेकिन पटेल साहब का एक क्रिटिक ये तो होता ही है कि जो उन्होंने रियासतों को मिलाने के अमल में जो सैनिक कार्रवाई की है, उसमें बहुत लोग मारे गए भारतीय, जो अलग अलग रियासतों के, है ना। हैदराबाद में बहुत लोग मारे गए, जूनागढ़ में लोग मारे गए, जम्मू में तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों के कत्ल हुआ। तो ये सब तो है, उस इतिहास का ही हिस्सा मानेंगे ना। इसमें जो है ना, देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो है ना, उसमें तो पटेल ने जो है बात को जो है, तो जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उससे पहले जो है वो जो राजा है, राजा ने वहां पर लोगों को मारा। कश्मीरी हैं, कश्मीरी वहां से भागे। वो उसका अपना नजरिया था कि वहां पर जो आबादी का जो संतुलन था, राजा हरि सिंह वाला आप घटना हाँ, बता रहे हैं। उससे हाँ। पहले जो है ना, वो जो है मारे, उसके अंदर मारे, जिसको देखकर जिन्ना ने वो भेज दिया कबायलियों को और फौजियों को बढ़ा के हमला कर दिया, इस उम्मीद में क्योंकि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है वहां पर, तो कश्मीरी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन कश्मीरी उनके पक्ष में नहीं आए, वहां पर नहीं आए। तो वो तो उन्होंने जब वो है तो उससे राजा से लिखवा लिया कि भाई शामिल हो, तब उसके बाद हम यहाँ पर कश्मीर में वो करेंगे। लेकिन हैदराबाद के अंदर और जूनागढ़ के अंदर कार्रवाई की पटेल जो है। अच्छा, क्यों की? आप इसको, हम लोगों को मारे गए, ये सही है। असल में क्या था, हैदराबाद के अंदर 46 जो वहाँ पर निज़ाम है, निज़ाम अपने लोगों से, उसने जो लोग थे उनसे ज़मींदार बना रखे थे, और उन ज़मींदारों से किसानों का बहुत शोषण करता था, बहुत ज़्यादा शोषण था। उनसे बेगार लेना, उनसे बहुत ज़्यादा लगान लेना, ज़मींदार बहुत अत्याचार करते थे। इस अत्याचार के खिलाफ वहाँ पर किसान सभा बनी है, आंदोलन शुरू हुआ 1946 में, 46 में शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी उसको लीड कर रही थी, है नहीं। वो आंदोलन चला 48 तक। वहाँ पर जो आजकल ये ओवैसी साहब की पार्टी है, उनके पिताजी, उनके दादा, हाँ, है नहीं, वहीदुद्दीन ओवैसी, वो वकील थे। और कासिम रिजवी जो मुस्लिम जो बनी हुई थी मजलिस बना रखे थे ना, MIM है ना, ये AIMIM है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पहले से बनी हुई थी। वहाँ पर जो है 1927-28 में दो उनके वो थे निज़ाम के लोग, उन्होंने बना रखी थी। और उसके अंदर जो एक हथियारबंद ग्रुप जो है, जिन्हें रज़ाकार कहा जाता है, रज़ाकार बनाए, उन रज़ाकारों ने उस किसानों पे बहुत जुल्म किया जी। इतना जुल्म किया है कि पूरी रिपोर्टें हैं जो उस ज़माने की, वो देखेंगे आप, जो है वो रिपोर्टें मौजूद हैं। तो जुल्म के बाद जो है दखल दिया, फिर नेहरू और पटेल सेंटर ने दखल दिया। हाँ, दखल दिया। जो बहुत गांवों के गांव जला दिए इन रज़ाकारों ने, हैं। तो उन्होंने दखल दिया, और दखल दे के फिर जो है वहाँ पर निज़ाम को वो कर दिया। और लेकिन वहाँ पर क्योंकि लीडरशिप कम्युनिस्ट पार्टी की BTR के हाथ में थी, BT रणदिवे, उन्होंने मेरा मतलब उस जो इतिहास में लोगों कहते हैं कि उसे आंदोलन को जो है वापस लेना था, क्योंकि सरकार जो कांग्रेस की वहाँ पर कब्जा हो गया था, देश के अंदर शामिल हो गई थी, उसको आगे जो है हथियार बंद क्या करेंगे, उसका नुकसान, उसके लोग मारे गए। भाई आप जो है निज़ाम से लड़ रहे थे, तो निज़ाम के पास फौज जो थी वो सामंत की फौज है, जो कमज़ोर होती है, आप लड़ सकते हो। अब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी हुई फौज थी, हैं, इंडियन आर्मी, वो वहाँ पहुँच रही है, आप उससे भी समझ रहे हो लड़ लोगे, तो उसका नुकसान हुआ।
तो वो आप जो कह रही हो वो सही किया, वो हुआ वहाँ पर, वो हुआ। जी। तो ये जो पूरा उस दौर का भारत जिन लोगों को आंखों के सामने नहीं है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की +2 के बाद, मोटा मोटा इतिहास पढ़ा छोटी क्लासों में, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, डॉक्टरी की, और बिजनेस की पढ़ाई की, और बहुत सारे पैसे कमाए, वो अब बहुत प्रभावित हैं, नेहरू विरोधी हो गए हैं। तो ये ज़रूरी है उनको ये पता चले बिल्कुल। कि उनके यहाँ, उनके घरों में जो वर्किंग क्लास जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास, उसके घर में जो वैभव आया, जो आर्थिक स्थिरता आई, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई, उसने उनको ये हिम्मत दी कि वो बड़ी छलांग लगाएं, बड़ी मतलब एक बिग लीप ले लें। बिग लीप लेने वाले वो भारतीय आज नेहरू साहब को गालियां देते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है नेहरू की, जो हम देन कहेंगे, जो सरकारी क्षेत्र से जो तनख्वाहें मिली और उसकी बदौलत पेंशन मिल रही है, जो आज जो है, जिनकी उतनी तनख्वाहें नहीं थी जितनी लोगों की पेंशन है। पेंशन से क्या हुआ है, अगर ये पेंशन नहीं होती तो वो लोग कब के मर गए होते। इस पेंशन ने उन लोगों की जिंदगी बढ़ा दी, उनकी उम्रें बढ़ा दी। बिल्कुल हैं, उनका सम्मान जो है, जो बना हुआ है, जो बेटे, और जो आजकल तो आप ज़माना जानते हैं, क्या उनका खर्च अगर पेंशन नहीं होती चल उठा लेते इतना इज्जत से। आज जो बेरोजगार जो बेटे हैं, बच्चे हैं, उनका खर्चा जो है वो पेंशन से दादाजी की पेंशन से उनका, उन पोतों का खर्चा चल रहा है, जो आज गमछा ऑरेंज कलर का डाल करके घूम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो ये लोगों को असल में क्या है, लोगों को इसका अध्ययन में जाएंगे आप, पूर्वाग्रह के बिना अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ये फायदा हुआ है। इससे पेंशन से जो है वो कितना फायदा है, मैं कह रहा हूँ, मैं बराबर है। दवाएं अपनी, वो कितनी दवाई ले रहा है, बिल्कुल ऐसे ले रहा है। पहले तो पेंशन से घर में एक चूल्हा जल रहा है, पौष्टिक खाना, घर का खाना मिल रहा है अच्छा, और जब बीमार पड़ते हैं तो CGHS जा करके, और प्राइवेट CGHS के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा करके अच्छा इलाज मिल रहा है। तो ये फायदा लोगों को नजर नहीं आ रहा, ये नेहरू की देन है, ये नहीं नजर आ रहा है। बड़े अफसोस की बात देखें परिवार में, और वो अंकल लोग पार्कों में बैठ के, सोसाइटी के पार्कों में बैठ के इस समय नेहरू की जड़ें खोद रहे हैं। ये असल में क्या है, ये क्या है कि प्रचार इतना जबरदस्त होता है, तो उससे लोगों का जो है कंसेंट बनता है। जैसा आप वो चीज़ें जो है सामने से हटाई देंगे। अब आज सारा जितने भी हैं वहाँ पर ये प्लानिंग के ऊपर कहीं पर बहस ही नहीं है। अब कोई अर्थशास्त्री अगर प्लानिंग की बात करेगा, बाजार में हस्तक्षेप की बात करेगा जी, मुक्त बाजार की बात नहीं करेगा, तो उसको कहीं सम्मान भी नहीं, कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी वो सुनने को तैयार ही नहीं है। एक चीज़ और है कि कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि इस दौर में अंबानी, अडानी और जिंदल इस तरह के बड़े उद्योगपति हुए हैं, तो हम मेहनत करेंगे तो हम भी वो बन जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि वो करप्शन से पैदा हुए थे, कि किस तरह का से अपनी सारी सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करके, और वही जो पूंजीवादी तत्व सरकार के अंदर मौजूद थे, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे और इस तरह के दूसरे लोग हों, उनको इस्तेमाल करके वो बने थे। सरकारी मदद से, मतलब आप बाजार को मुक्त छोड़ दें तो सरकार भी सहायता हटा ले। आपको बताऊं मैं आपको कि जो नव उदारवाद है, जो पुराना उदारवाद से चेंज किया है, जो मिल्टन फ्राइडमैन है, वो मिल्टन फ्राइडमैन नहीं, फ्रेडरिक हाई, वो यही कह रहे हैं कि लेसे फेयर जो है, पुरानी व्यवस्था है जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, एडम स्मिथ के बाद वाली, उसमें वो कहते हैं कि ना सरकार हस्तक्षेप करेगी, सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में हस्तक्षेप करे। जिन चीज़ों में, जिन क्षेत्रों में व्यापार नहीं है, उन क्षेत्रों में भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए व्यापार जो है वो पैदा करके दे। जैसे कभी पानी के क्षेत्र में व्यापार नहीं था ना, पानी व्यापार में है, चिकित्सा सेवा कहलाती थी, चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापार है। तो ऐसी पर जब सरकारी अस्पताल आप जो ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, प्राइवेट आएगी ना, तो व्यापार प्राइवेट को मिल गया ना। बिल्कुल। तो ये है, ये उसके अंदर आम जनता की बीमारियों से पैसा कमाने वाली व्यवस्था, और सरकारी अस्पताल जो ठीक करने की व्यवस्था में थे,
जो और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है कि ये मरीज हमारे पास से चला ना जाए और ये जिंदगी भर दवा खाता रहे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक पक्ष और है नेहरू का, और वो है कि नेहरू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे जिन्होंने इतने साल देश के लिए कारावास में गुजारे, जेल में रहे और प्रताड़नाएं भी सही। तो ये विचार कि हम तो बहुत कंफर्टेबल फैमिली से आते हैं, इसके बावजूद हम अपने देश के लिए सड़कों पर उतरेंगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, जबकि सारी उम्र विदेशों में गुजरी है इसके बावजूद। हाँ तो विचार उन्होंने विदेश से लिया जो समाजवाद का, साम्यवाद का था, लेकिन विदेशी जो वस्त्र हैं, जो वैभव की चीज़ें हैं, उनका त्याग किया। वो नहीं, नेहरू का यही है, नेहरू ने जो है, नेहरू की खास चीज़ है कि इसलिए वो एक स्तर पे बैठ होकर जो है अंग्रेज़ों के साथ बात करते हैं। अंग्रेज़ क्यों पसंद करते हैं उनकी बड़ी बड़ी जो वहाँ पर यूएनओ की मीटिंग है, तो लोग नेहरू को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। नेहरू यहाँ पर जो है बोलने के लिए या वहाँ पर जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो उनके सुनते थे, अमेरिका के अंदर सुनते थे नेहरू को। तो इसलिए है कि नेहरू उनके साथ लगातार अंग्रेजों के साथ उसी स्तर पे बैठकर बात करते जी, और हीन भावना से ग्रस्त होकर बात नहीं हीन भावना के उनके अंदर नहीं थी। उनका आप बीबीसी का इंटरव्यू देख लीजिए, बिल्कुल बेबाक होकर जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं जी। उसका इंटरव्यू। लेकिन नेहरू के सोशलिज्म को हम क्या सिर्फ आदर्शवाद की तरह देखें, या ये प्रैक्टिकल पॉलिसी हो सकती थी? देखिए, आपके सामने हम आदर्शवाद जो वो है जिसका कोई व्यवहारिक जो है रिजल्ट ना हो, हमारे सामने वो सारे रिजल्ट हैं आपके सामने। मैंने बताया ना, सरकारी क्षेत्र स्थायी नौकरी दे रहा है, तो ये आदर्शवाद है क्या? जो पेंशन मिल रही है, ये आदर्शवाद है क्या? है नेहरू का यही कहना था कि यह सामाजिक उद्देश्यों के लिए। आज जो है अब लोग चिंतित हैं, जैसे एआई आ गई या ऑटोमेशन हो गया। अब ऑटोमेशन का हल है, एआई का हल है। हल ये है कि वो जितने भी लोग उससे कम होंगे, उन कम को आप जो है उनके काम के घंटे कम कर दो। उस मशीन का लाभ उसे, उस जो उसका ऑनर है कैपिटलिस्ट, उसको मिल रहा है और चिंतित हो रहेंगे। तो उसका जो लाभ है वो लाभ बंटवारा कर दो ना, जो वर्कर हैं उनके काम के घंटे कम कर दो। ये जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, ये भारतीय परिस्थितियों की वजह से था, या वो इतने ज़्यादा रशियन मॉडल से, सोवियत मॉडल से इतने अभिभूत थे कि वो उनको ठीक लगा? आपको क्या लगता है? उन्होंने वहाँ प्रैक्टिकल में देखा, जो 1927 में रशिया गए और बाद को भी वो गए सोवियत संघ। उस सोवियत संघ में वहाँ पर देखा कि किस तरह से प्लानिंग करके वहाँ पर और सरकारी क्षेत्र जो बनाकर वो जो उन्होंने विकास किया है, वो विकास की वजह से लोगों की जिंदगी जो है खुशहाल हुई है। चीन है, लोग कहते हैं चीन का वहाँ कैपिटलिज्म आ गया। चीन के जो बड़े उद्योग हैं वो सारे सरकारी स्वामित्व में है। जो बिग फोर कहलाते हैं वहाँ के बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के, वो सारे सरकारी उसमें हैं। बाकी उन्होंने मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव से सीखा है, बहुत सी चीज़ें की हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं मैं जी। मिक्स इकोनॉमी अपनाई नेहरू ने। अच्छा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकारी भी रहेंगे उद्योग, बड़े उद्योग सरकारी रहेंगे, और जो नीचे छोटे उद्योग होंगे प्राइवेट होंगे। और ये सरकारी उद्योग जो जिसकी आज लोग विरोध कर रहे हैं, पूंजीपति, वही पूंजीपति उन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया था जिसमें बिरला, टाटा, ये सारे लोग मौजूद थे 1940 शायद। यानी वो उनका सह अस्तित्व स्वीकार था नेहरू को। ये नहीं था कि ये जो पुराने या जो प्राइवेट पूंजीपति हैं ये ध्वस्त हो जाएं, खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं था। उनके लिए भी साजगार माहौल पैदा कर रहे थे वो। उन्होंने कहा भाई भी एक सीमा है कि आप जो है सारे कारोबार एक पूंजीपति को थोड़ी दे देंगे, बाकी लोगों को भी तो दीजिए। मोनोपोली को रोकना। देखिए कांग्रेस की नीति क्या थी, जो आर्थिक नेहरू जो हम कह रहे हैं, हमारा जो पब्लिक सेक्टर था, हमने क्या किया था कि उसको बंटवारा किया था। बड़े उद्योग अलग, लघु उद्योग अलग,
कुटीर उद्योग अलग। लघु उद्योग के लिए निर्धारित कर दिया कि इतने जो सामान है, ये सामान एक लघु उद्योग में आएंगे। मान लीजिए उनकी सीमा रख दी कि 5 करोड़ तक का जो है इसमें आएगा, 5 करोड़ से ऊपर वाला जो है ये बड़े उद्योग में आ गया। बड़ा उद्योग वाला लघु उद्योग के काम, ये जो सामान बना रहे हैं वो रिजर्व कर दिया उनने, है वो नहीं बनाएगा। जो आरक्षित सूची है वो उसके अंदर रिजर्व कर दी, वो नहीं बनाएगा। इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल गया। और क्या कहा, और क्या करा, जो कर्ज है नेहरू ने वही तो बांटा। जो कर्ज है बैंक दे रही है उसका 40% वो लघु उद्योग और इसमें जो कुटीर उद्योग में जाएगा, और उसका सामान भी खरीद लेगी सरकार। ये सुरक्षित किया। उससे क्या है, वो सारे जो लघु उद्योग भी, कुटीर उद्योग भी और बड़े उद्योग को उन्होंने कहा भाई तुम बड़े उद्योग लगाओ। अब आटा जो है अंबानी जी क्यों बेचेंगे, सब्जी अंबानी जी क्यों बेचेंगे? भाई तेल का काम है, वो तेल का काम करें, अच्छी बात है, बड़े उद्योग करें। जो छोटे हमारे देश के जो इतने व्यापारी हैं उनको करने दो ना। तेल क्यों वो बेच रहे हैं हमारे अडानी जी, हैं तेल उन्हें बेचने दो। हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, कपड़े उन्हें बेचने दो, छोटे हैं, आप बड़े बड़े संभालो, कोई इतराज नहीं है। तो यही है आज जो है, जो संकट है, जो आर्थिक जो हमारे उसमें बाजार में, उसका वजह ये है कि हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था में उसमें खुली छूट दे दी। जो बड़े वाले भी हैं वो छोटे। ये कहाँ से आया? ये वर्ल्ड बैंक IMF से आया। तो ये जो प्रोटेक्शन उन्होंने हमारे उद्योगों को दिया और कैटेगराइज करके ये तय किया कि जो जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है, कहीं वो हमारा आटा दाल चावल भी ना हड़प लें और अपने कब्जे में कर लें और फिर अपने मन चाहे रेट्स पर बेचें और मन चाहे क्वालिटी पे बेचें। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच में, मैं एक नए तौर पे मुझे लग रहा मैं नेहरू की फ़ैन बन जाऊंगी आपसे बात करते करते। मगर ये बताइए कि क्या इस पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो नहीं हो गई? बाकी एशिया की और जो इकोनॉमीज़ थी वो आगे बढ़ गई। जैसे अगेन फिर मैं अब कोरिया की बात, साउथ कोरिया की बात करूं, जापान की बात करूं या और भी इकोनॉमीज़ हैं उनकी मैं बात करूं, तो वो तो आगे बढ़ गए, हम थोड़ा स्लो हो ऐसा है, एक जहाज चलता है, आपने देखा हवाई जहाज जो है शुरू होता है, धीरे 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 रनवे पे दौड़ आता है। एक स्थिति आती है जब वो ऊपर उड़ जाता है उड़ने के लिए जी। उससे। तो भारत जो था उसके ऊपर लगातार यहाँ के दक्षिण पंथ का रुकावटें डालती रही। बार बार जो है इतने संकट उस पर आते रहे भारत के अंदर कि जब उड़ने का उसका मौका था, तैयार हुआ और तभी उसे जो है नीचे जो है गिरा दिया गया है। आप कितना हम देखो, हमारा 80 का दशक पूरा जो है सारा हम किस में लगे हुए हैं, कहीं खालिस्तान आंदोलन में, कहीं कश्मीर आंदोलन में, कहीं नॉर्थ ईस्ट में, और फिर हिंदू मुस्लिम भी ले आए उसी में। हिंदू मुस्लिम है, पूरा सांप्रदायिक लड़ाई है। तो जब देश जो है विकास की जगह इन सांप्रदायिकता में लगे तो विकास कहाँ करेगा? लॉ एंड ऑर्डर पे देश का इतना पैसा खर्च होगा, लोग सशंकित रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है जो ये कहा जाता है, पुराने ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये आरोप मैं सही नहीं मानता हूँ जी। लेकिन ये इस बात को मैं मानता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में अगर शिथिलता आती है या उनके कर्मचारियों में जॉब सुरक्षित होने की वजह से वो काम की तरफ से कामचोरी की तरफ जाते हैं या अपने आप को समझते हैं, उसे नियंत्रण किया जाना चाहिए। और वो मुमकिन था। हाँ, मुमकिन है। उसके लिए उन संस्थानों को ध्वस्त करना जरूरी नहीं था। हाँ, डिसिप्लिन किया जा सकता था। बिल्कुल। जैसे अभी देखिए सरकारी स्कूलों में, खासकर यूपी बिहार वगैरह में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। अगर किसी को एम्प्लॉय करने के लिए हम जैसे कभी इंटरव्यू कर रहे होते हैं, किसी नौजवान से बात करते हैं तो बेचारा बहुत दबे स्वर में कहता है, मैडम हम सरकारी स्कूल के पढ़े हैं, मतलब आप हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, हम मेहनत करेंगे, जितना आता है उसकी मेहनत करेंगे, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया नहीं गया है। ये जो सरकारी स्कूलों वाला मामला है, ये भी सही हो सकता था। और हमारे ही देश के लोग हैं जो देशद्रोह कर रहे हैं जब वो अपने तनख्वाहें ले रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पर जो है नज़र रखनी चाहिए थी। ये हमें जो है सरकारी क्षेत्र, तो आप तो एक तरह से जो ये लोग इस तरह के कर्मचारी कर रहे हैं जी,
तो ये वैसा ही है, ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीर लेना। ये आप आधार बना रहे अभी हैं। देखिए पीपीपी मॉडल आया है, सारे हाँ। सरकारी जो हाँ। स्कूल हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, हाँ, वो स्ट्रक्चर सब हैं, वो सारा आप प्राइवेट धन्ना सेठों को दिए दे रहे हैं, और वो वहाँ से मुनाफा कमाएंगे, बिल्कुल वहाँ गरीब का बच्चा फिर नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ पाता। तो सरकारी क्षेत्र का मैं इसका तो बिल्कुल वो हूँ कि इस पे सख्ती करनी चाहिए, इस तरह के जो कर्मचारी हैं। आखिर में एक जहन में सवाल आता है, क्या नेहरूवियन वेलफेयर मॉडल ऑफ गवर्नेंस, क्या अब वो दफन करने का टाइम आ गया, अब उसको दफन कर देना चाहिए? क्या वो बोझ है सरकार के एक्सचेकर पे, या अभी भी हम वेलफेयर स्टेट की तरफ हमें जाना चाहिए? आज की परिस्थिति में जब एक मजदूर ये कहता है कि हम अपने बच्चे को लोरी सुनाते हैं और उसका ध्यान भटकाते हैं कि अपनी भूख की तरफ उसका ध्यान ना जाए, वो भूखा सो पाए, मजदूर का बच्चा, जबकि मजदूर दिन भर मेहनत भी करके आया है और उसको पूंजीपति इतना नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में नेहरूवियन वेलफेयर नेशन स्टेट को दफन करना है कि रिवाइव करना है? देखिए एक चीज़ है कि क्या हुआ है, ये जो चर्चा है ना, कल्याणकारी राज्य जो है वो ख़त्म कर दी हो गया, अब ज़माना नहीं है। ये मुक्त बाजार जो पूंजीवाद है, ये उसकी तरफ से उड़ाया हुआ है। आप जो है क्यों वेलफेयर ख़त्म करना चाह रहे हैं? हम क्या सिर्फ जो उद्योग लगा रहे हैं वो अपने निजी मुनाफे के लिए रहे हैं? नहीं। देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है वेलफेयर के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप टैक्स लगाएं पूंजीपतियों पे। ये अमेरिका ने यही तो किया। अमेरिका में 1929-30 की जो मंदी आई है, आर्थिक मंदी, उसमें लोगों की जेब में पैसा नहीं रहा, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने, जो जॉन मीनार्ड कीन्स है, एक अर्थशास्त्री जिसे कहते हैं, उन्होंने यही तो कहा कि भाई अब सरकार की जिम्मेदारी है जनता की जेब में पैसा डाले, कल्याणकारी काम करे, और कल्याणकारी काम करने से ही फिर बाजार चला। ये जो वेलफेयर है इससे बाजार चलेगा। जैसे ही पे कमीशन जो है, तीसरा पे कमीशन, चौथा, जितनी पैसे बढ़े हैं तनख्वाहों के, उससे मार्केट चल गया। धनतेरस में शॉपिंग करने लायक बने हमारे दंपति। और क्या, बिल्कुल। वो जब उसकी जेब में आप पैसे डालोगे, अब मान लिया आप पूंजीपति की जेब में पैसा डाल दिया, तो वो कितना बाजार में जाएगा? बाजार नहीं करेगा ना, बाजार तो हमारा, वो तो विदेश जाएगा। और एक और चीज़ हो जाती है, वो ऐसी चीज़ों पे खर्च करेगा कि बहुत ज़्यादा दिखावे, जो है बहुत बढ़िया वाले हवाई जहाज़ों में चलेगा, कारें एक से एक करेगा। ये नहीं, पैसा उसकी जेब में डालो जो बाजार में ले जाए। हाँ, अभी भी शायद इसी की ज़रूरत है। नेहरू की जो विरासत है कल्याणकारी राज्य की, नेहरू को हम जो कहें तो उनका सबसे बड़ा ये है सेकुलरिज्म। हम एक चीज़ छोड़ दी, धर्मनिरपेक्षता, अब तो गाली बन गया भारत है में। नहीं, सेकुलरिज्म। नेहरू का जो इंग्लैंड से जो लिया है वो लोकतंत्र और सेकुलरिज्म, ये लेकर आए वो है। प्लानिंग उन्होंने सोवियत संघ से ली, आर्थिक प्लानिंग, और गांधी से और बुद्ध से जो है वो नैतिकता और शांति ली, अहिंसा ली। नेहरू का ये जो आइडिया ऑफ इंडिया ये है, जी। सबका जो है ये नेहरू ने किया। ये सब मेरे इसकी आज ज़रूरत है। नेहरू को किसी एक एपिसोड में नहीं समेटा जा सकता। बिल्कुल। आज के लिए हमने कुछ पॉइंटर्स अपने दर्शकों के लिए दिए कि आप खुद सोचिए कि प्लानिंग कमीशन क्यों ज़रूरी है, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उनमें नेहरू ने कैसे शेप दिया कि हमारी जैसी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से भारत की आर्थिक व्यवस्था को चेंज किया उन्होंने, कैसे उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए स्लो एंड स्टडी हमें ऐसे संस्थान दिए जो आत्मनिर्भर बने। तो ये सारी चीज़ें देश को मजबूत करने के लिए थी। अभी जब हम उन सब से छुटकारा पा रहे हैं तो हम कितने कमज़ोर हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पता चला कि हमारी सेना कितनी कमज़ोर है, हम अंदर से कितने कमज़ोर हुए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे अभी आप देख लीजिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हम आयात निर्यात का जो हमारा डेफिसिट है, हम कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा देश के ऊपर जिस तरह का लोन बढ़ गया है, जिस तरह वो अपने आप में कितना बेकाबू होता जा रहा है। लोन आधारित वेलफेयर या लोन आधारित सरकारें हमारी हो गई हैं जो बेधड़क लोन ले रही हैं और देशवासियों के ऊपर बोझ बढ़ा रही हैं। इसके अलावा हमारे जो संसाधन हैं, हमारा जो प्रकृति है, ये सारा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। और हमारे जो लेबर हैं वो पूरी मेहनत करके भी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सब लोगों को सोचना चाहिए।
नेहरू पर हम दोबारा बात करेंगे और गहराई में जाकर के बात करेंगे। आज के इस शामिल होने के लिए हमारी बातचीत में बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मुशर्रफ साहब, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जो रह गई हो, चलते चलते मैं ये सोच रही हूँ कह दूँ? नेहरू की बात हमने कोई नेहरू की तारीफ के लिए मैं मानता हूँ कि नहीं की। जो जनता है, जो मेहनत का जनता है, उसके लिए कितना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं जो हूँ इसमें जो अपनी आखिरी में बात करना चाहूँगा, नेहरू की जो रह गई सेकुलरिज्म वाली, उसे मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। सेकुलरिज्म कोई धर्म के विरोध में कोई चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ, है ना। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि राज्य वो निष्पक्ष हो जाए, उसका कोई धर्म नहीं हो, एक धर्म के पक्षपात में नहीं आए, है नहीं। उससे क्या होगा, उससे सब जो देश के अंदर शांति है वो बनी रहेगी, असंतोष नहीं पनपेगा। और ये उन्होंने यूरोप से सीखा जी। यूरोप जब तक के सेकुलर नहीं था, वो दौर अंधकार युग कहलाता है। 14वीं शताब्दी से पहले का अंधकार युग कहलाता है। जब सेकुलरिज्म किया, वो चाहते तो सारे स्टेट ईसाई स्टेट थे, ईसाई राज्य थे, उन्हें कोई रुकावट नहीं थी, वो धार्मिक राज्य कर सकते थे। लेकिन उन्होंने यूरोप ने जो धर्मनिरपेक्षता चुनी, इसलिए कि धर्मनिरपेक्षता विकास के लिए ज़रूरी है। और जब यूरोप ने धर्मनिरपेक्षता चुनी, उसके बाद ही आप देखते हैं कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, ज्ञानोदय होता है और यूरोप जो है तरक्की राह में आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर भारत को तरक्की करनी है, विकास के रास्ते पे जाना है, तो धर्मनिरपेक्षता जो है ज़रूरी चीज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब। हम दोबारा मिलेंगे और गहरी बातें करेंगे और उस दौर के बारे में कि कैसे हम किस तरह से मजबूत हो रहे थे और अभी जो उससे हमने पीछा छुड़ा लिया उन नीतियों से, उन नज़रियों से, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ख़ासकर आर्थिक क्षेत्र में हमने क्या किया। किंतु परंतु पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।